हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जिसका नाम है मूत्र निर्माण। मूत्र निर्माण हमारा चैप्टर लास्ट पार्ट के अंदर देखा था हमने उत्सर्जन तंत्र के बारे में। और उत्सर्जन तंत्र के अंदर चार चीज़ें हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी होगी? सबसे पहली हो गई किडनी के बारे में, यानी वृक्क के बारे में। और देखा था हमने मूत्र नलिका के बारे में। मूत्र नलिका यानी जिसको बोलेंगे हम यूरेटर। और क्या था हमारा मूत्राशय, यानी जिसको क्या बोलते हैं यूरिनरी ब्लेडर। और हो गया मूत्र मार्ग, यानी हो गया यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। इन सभी के बारे में आज देखेंगे। और हमने किडनी के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर देख चुके थे। यहाँ तक हमने देखा था कि किडनी के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। समझना चीज़ों को। हमने देखा कि ये जो होती है हमारी किडनी, उस किडनी के अंदर पाए जाते हैं पिरामिड्स पाए जाते हैं। उन पिरामिड के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं नेफ्रॉन कहा जाता है। जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है, जिसको वर्काणु कहा जाता है। ये जो वर्काणु होंगे ये किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती हैं। और हमने उसकी संरचना को देखा तो संरचना के अंदर बौमन संपुट, और बौमन संपुट के अंदर जो ब्लड लेके आई थी उसका नाम क्या था भाई? यहाँ पर अभिवाही धमनी। जो लेके गई थी जिसका नाम क्या था यहाँ पर? अपवाही धमनी। ठीक है। और यहाँ पर जो इनका जो गुच्छा बना था उसको बोला था हमने ग्लोमेरुलस। और यहाँ पर क्या हुआ था? इसको क्या बोलते हैं? पीसीटी, यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये हो गया हमारा हैंडले का लूप। और ये क्या हो गया? डीसीटी। इसको क्या बोलते हैं? संग्राहक नलिका बोलते हैं। इतना हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम देखते हैं मूत्र निर्माण की प्रोसेस के बारे में, तो समझेंगे सभी ध्यान से। तो स्टार्ट करते हैं मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया यानी यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो भी हमारा हृदय होता है, दिल होता है, इस दिल से जो ब्लड पंप किया जाता है, सुनना, इस हृदय से, इस दिल से ब्लड पंप किया जाता है 1 मिनट के अंदर। अरे हार्ट का काम क्या होगा? ब्लड को पंप करना। क्या काम होगा इसका? ब्लड को पंप करना। जैसे यहाँ पर हृदय के अंदर ब्लड को, खून को पंप किया जाएगा, वो 1 मिनट के अंदर, समझना चीजों को, 1 मिनट के अंदर कितना किया जाएगा? 5000 ml। कितना किया जाएगा भाई? 5000 ml ब्लड पंप किया जाएगा, रक्त पंप किया जाएगा। किसके द्वारा? मेरे दिल के द्वारा। अब समझना, यहां पर क्या होगी? अपनी एरोटा होगी। एरोटा कहने का मतलब क्या हो गया? महाधमनी। क्या होगी भाई? यहां पर महाधमनी होगी। ये होगी हमारी महाधमनी, यानी एरोटा। इस एरोटा के द्वारा ब्लड शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। यहां पर क्या हुआ? जो हमारी एरोटा होगी, उस एरोटा से छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, छोटी छोटी ब्रांच से निकले, जिसको बोलेंगे हम धमनी। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, धमनी बोलेंगे। ये धमनी जाती है हमारे किसके अंदर? किडनी के अंदर सप्लाई होती है। ये किडनी के अंदर सप्लाई होगी। इस धमनी का नाम क्या हो गया? वर्कीय धमनी, रीनल आर्टरी। क्या नाम दिया इसका हमने? वर्कीय धमनी। वर्कीय धमनी यानी क्या हो गया? रीनल आर्टरीज। ये रीनल आर्टरीज ब्लड को लेके आएगी किसके पास में? किडनी के पास में। किसके पास में लेके आएगी? सभी बोलेंगे किडनी के पास में। सुनना, ब्लड को पंप किया था हृदय ने 1 मिनट के अंदर कितनी बार? 5000 ml। 5000 ml ब्लड को पंप करेगा 1 मिनट के अंदर। यानी हृदय से कितना रक्त गुजरेगा 1 मिनट के अंदर? 5000 ml। उसमें से क्या होगा? वो सबके पास में सप्लाई हो जाएगा, है ना? थोड़ा छोटी आंत के पास में, थोड़ा यकृत के पास में, थोड़ी मेरी बड़ी आंत के पास में, ऐसे ऐसे करके वो शरीर के सभी भागों तक सप्लाई हो जाएगा। अगर मैं देखूं
कि सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई किसको हुआ, समझना चीज को, सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई किसको हुआ, सबसे इसमें से ज्यादा ब्लड किसको मिला, तो सबसे ज्यादा जो ब्लड मिलता है वो किसको मिलता है, किडनी को। किसको मिलता है, किडनी को। कितना मिलता है सर ये बताओ, तो 5000 का 25% मिलता है यहां पर इस किडनी को। अगर इसको काटा काटी करके अगर निकाला जाए तो ये समथिंग समथिंग कितना होता है, 1200 ml। कितना मिलता है भाई, 1200 ml। चीजों को बिल्कुल ध्यान से समझना। हार्ट ने ब्लड को पंप किया, किडनी के पास में गया, और किडनी के पास में पूरे अंगों में से सबसे ज्यादा किसके पास गया, यहां पर भाई साहब किसके पास गया, किडनी के पास में। कितना गया, तो वो कितना गया, 1200 ml, यानी इसका 25% गया, समथिंग समथिंग अप्रॉक्स, यानी कितना गया अपना 1200 ml गया। अब हमें एक बात समझ में आती है कि इस ब्लड के अंदर क्या होता है। इस ब्लड के अंदर हमने देखा था कि यहां पर उपापचय से यहां पर अपशिष्ट पदार्थ बना था, कौन सा, यूरिया। कौन सा बना था भाई, यहां पर यूरिया। ठीक है, तो ब्लड के अंदर क्या था, यहां पर यूरिया था। इस यूरिया को हमें निकालना है शरीर से बाहर। यूरिया को निकालना हमारे शरीर से बाहर। क्यों, क्योंकि यूरिया होता है हमारे बॉडी के लिए जहरीला। कैसा होता है, हमारे बॉडी के लिए जहरीला होता है, टॉक्सिक होगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें बॉडी से इसको निकालना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। अब सुनना, बॉडी से बाहर निकाल देंगे और खून के अंदर क्या क्या होगा, तो सर और खून के अंदर तो ये सोडियम होंगे, पोटेशियम होंगे, आयंस होंगे, सोडियम क्लोराइड होगा, इसके अंदर जल होगा, सर इसके अंदर ग्लूकोज होगा, अमीनो अम्ल होगा, ये सारे तो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और ये सारे ध्यान देना, इसको बॉडी से बाहर नहीं निकालना है, हमें तो खून को छानना है। सुनना, खून के अंदर मौजूद है, उसमें से हमें केवल मुझे बाहर किसको निकालना है, सुनना है, यूरिया को। किसको निकालना है, यूरिया को। हमारे लिए जहरीला कौन है, यूरिया। ये सारे, अरे सीधी सीधी बात है, ये सारे अगर बाहर निकल गए तो आदमी तड़प तड़प के वैसे ही मर जाएगा, आदमी जीने वाला नहीं है। ध्यान देना, इन सभी को बाहर नहीं निकालना है, हमें तो बाहर किसको निकालना है, यूरिया को। क्योंकि अरे भाई साहब, हमारे बॉडी के लिए जहरीला तो कौन होता है, यूरिया होता है। क्या बातें समझ में आ रही है क्या आपको? अब सुनना, मुझे तो क्या करना है, यूरिया को छानना है। तो क्या करूंगा मैं, सारे खून को डाल दूंगा मैं किसके पास में, किडनी के पास में। और ये छानने का काम कौन करेगा, उसमें से केवल और केवल यूरिया निकालने का जो काम करेगा वो कौन करेगी, मेरी किडनी करेगी। अब सुनना, ये सारा का सारा ब्लड आ गया किसके पास में, किडनी के पास में। किसके पास में आ गया, किडनी के पास में। अब किडनी को हमने काम सौंप दिया, तू जान और तेरा काम जान, मुझे तो यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना है, बॉडी से बाहर निकालना होता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए होता है जहरीला। ऐसा हमने बोल दिया किसको, किडनी को। अब किडनी अपना काम स्टार्ट करती है। किडनी ने क्या किया, छानना स्टार्ट किया, यानी खून की सफाई करनी स्टार्ट की। खून की सफाई करनी स्टार्ट की। एक बार वापस सुन लो, खून की सफाई करनी स्टार्ट की। सुनना, हृदय से रक्त कितना आया, सभी जवाब देंगे। हृदय से रक्त कितना आया सर, 5000 ml पर मिनट। बहुत बढ़िया, सबसे ज्यादा। हाँ, एक बात ध्यान देना, हृदय से अंगों तक जो ब्लड को सप्लाई किया, बड़ी वाली पाइपलाइन क्या कहलाएगी मेरी, बहुत बढ़िया, क्या कहलाएगी, महाधमनी। क्या कहलाएगी भाई, यहां पर महाधमनी कहलाएगी, यानी क्या कहलाएगी, एरोटा कहलाएगी। अब बताओ कि सबसे ज्यादा रक्त किसको सप्लाई हुआ, सर किडनी को सप्लाई होता है। कितना होता है, 5000 में से 1200 ml तो किसको चला गया, सीधे सीधे किडनी को चला गया। बात में आगे क्या, किसको चला गया, किडनी को चला गया, 1200 ml ब्लड चला गया। अब सुनना, अब आगे की किडनी के अंदर किस किस टाइप की प्रोसेस होती है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि आगे सफाई की क्रिया होगी, ब्लड का क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। क्या होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड का शुद्धिकरण होगा। अब क्या करेंगे, शुद्धिकरण, वो अपनी किडनी किस प्रकार आगे जाके शुद्धिकरण करेगी, वो किडनी के अंदर जाके हम देखते हैं। किडनी को पूछते हैं तू कैसे सफाई करेगी, यहां पर कैसे खून का शुद्धिकरण करेगी। अब बात को समझना कि जो भी हमारी किडनी होगी, हम जानते हैं किडनी के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं होगी, जिसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, सभी जवाब देंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे हम इसको, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के सभी भाग के बारे में सबको आता होगा। नेफ्रॉन का ये वाला कौन सा हो गया मेरा, बोमन्स संपुट, यानी बोमन्स कैप्सूल। एंड ये वाला पार्ट क्या होगा मेरे, पीसीटी। जो लूप बनेगा दैट इज नोन एज हैनले का लूप। एंड ये वाला कौन सा हो गया भाई, हमारी डीसीटी। एंड आगे जाके किसमें खुलेगा, ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, संग्राहक नलिका के अंदर। जैसे ही मैंने किडनी को देखा तो किडनी बोलती है
कि जिस टाइप से तुम तुम्हारे घर के अंदर सफाई करते हो, अरे मैं भी तो ऐसे ही तो करती हूं। सुनना, तुम जैसे तुम्हारे घर की सफाई करते हो वैसे तो मैं करती हूं। कि तुम कैसे करते हो, तो सबसे पहले क्या करते हो, तुम क्या करते हो, चीजों को छानते हो। छानना कहने का मतलब क्या हो गया, घर की क्या करते हो, सफाई करते हो। सुनना बड़े ध्यान से, ध्यान देना। ये यूरिन फॉर्मेशन की आपको प्रोसेस समझ में आ गई तो आपका ये जो पढ़ा हुआ और मेरा पढ़ाया हुआ सारा सार्थक हो जाएगा। यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस, दिमाग की नसों को और कान को और आंखों को खोल के रखना पूरा अच्छे से। क्या हो गया कि तुम तुम्हारे घर की सफाई करते हो जिस प्रकार, उसी प्रकार तो क्या करूंगी मैं, ब्लड का क्या करोगे, मैं फिल्ट्रेशन करोगी। यानी सबसे पहले क्या करते हो, तुम घरों के अंदर सफाई करते हो। घरों के अंदर क्या करते हो, सफाई करते हो, झाड़ू वगैरह निकालते हो। झाड़ू वगैरह निकालने के बाद में क्या होगा, उस कचरे के अंदर जो आइटम आपके काम के हैं, अरे कचरे के अंदर कोई सुई चली गई, कोई सुई चली गई, या फिर कोई काम का पर्दा चला गया, कोई एक पेन चली गई उस कचरे के अंदर, या फिर कोई भी और अपना कोई मटेरियल जो इस कचरे के अंदर चला गया। सुनना, आपने झाड़ू निकाला, झाड़ू निकालने के बाद में कुछ कचरे के अंदर चला गया जो हमारे काम की थी, तो क्या काम की चीज को आप वापस नहीं उठाओगे क्या, बिल्कुल उठाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सफाई की, पहले तो क्या की, सफाई की। सफाई करने के बाद में क्या करेंगे, जो हमारे काम की थी, जो हमारे काम की थी, उस काम की आइटम को क्या करेंगे, वापस हम चुन चुन करके वापस ले लेंगे। तो क्या हुआ, सबसे पहले सफाई करनी और काम की चीज को चुन चुन करके लेना। फिर क्या करेंगे, हम पाइपलाइन लाएंगे और पाइपलाइन से क्या करेंगे, उसकी सफाई करेंगे, उसको पानी से क्या करेंगे, उसको वॉश कर देंगे। इतनी बात हमें समझ में आती है। किडनी ने बोला, अरे मैं भी तो ऐसी तो करती हूं, मैं भी तो ऐसी तो करती हूं। ठीक है, तो सुनना, किडनी के पास गए, हमने किडनी को पूछा तू सफाई कैसी करती है, क्या बोला उसने, अरे जैसे तुम करते हो वैसे तो मैं करती हूं। कि भी तुम करते हो सफाई, मैं इसको बोलती हूं निस्यंदन। क्या बोलती हूं मैं इसको, निस्यंदन। निस्यंदन कहने का मतलब होता है फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं अपन इसको, फिल्ट्रेशन। क्या बोलेंगे अपन इसको, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कहने का मतलब क्या हो गया, छानना। निस्यंदन कहने का मतलब क्या हो गया, छानना। तो उन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहले ब्लड को छान दिया। ये बोलती है मैं 3 स्टेप के अंदर घर की सफाई करती हूं, यानी ब्लड की सफाई करती हूं। सेकंड जो काम हो गया वो क्या हो गया, जो भी हमारे काम की चीजें होती हैं उस काम की चीजों को वापस लेना। और काम की चीजों को वापस लेना कहलाता है पुनः अवशोषण। क्या कहलाता है भाई, पुनः अवशोषण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, बच्चों को समझ में आ रही होगी बातें अभी तक। पुनः अवशोषण क्या हो गया भाई अपना, पुनः अवशोषण यानी क्या हो गया, रीएब्जॉर्प्शन। क्या हो गया भाई यहां पर, पुनः अवशोषण कहने का मतलब क्या हो गया, रीएब्जॉर्प्शन। और थर्ड वाला क्या होगा यहां पर, नलिकीय स्त्रवण। क्या होगा, नलिकीय स्त्रवण। नलिकीय स्त्रवण यानी इसको बोलेंगे हम ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। क्या बोलेंगे अपन इसको, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन बोलेंगे, नलिकीय स्त्रवण। तो किडनी अपनी सफाई रक्त की कितने माध्यम में करेगी, कितने चरणों में करेगी, कितने स्टेप्स में करेगी, सभी जवाब देंगे। कितने स्टेप में करेगी, ये 3 स्टेप के अंदर। सबसे पहले क्या करेगा, सफाई करनी, क्या कहलाएगा, छानना, यानी क्या कहलाएगा, फिल्ट्रेशन करना। तो सबसे पहले क्या होगा, उसके अंदर निस्यंदन होगा। निस्यंदन कहने का मतलब क्या हो गया, फिल्ट्रेशन। देन उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या होगा, जो चीजें हमारे काम की थी उस काम की चीजों को वापस लेना, क्या कहलाता है, उसके अंदर पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन कहलाएगा। और अब क्या होगा, उसके अंदर ट्यूबुलर सिक्रेशन होगा, यानी नलियों के द्वारा क्या होगा, उसके अंदर सफाई होगी, नलियों की सफाई होगी, जिसको क्या बोलेंगे हम, ट्यूबुलर सिक्रेशन बोलेंगे। बात में आगे क्या सबको, यानी जो भी हमारा मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया होगी आज समझ में आती है कि ये कितने प्रोसेस के अंदर होगी, 3 प्रोसेस के अंदर। कौन कौन सी, निस्यंदन, पुनः अवशोषण, और कौन सी होगी, ट्यूबुलर सिक्रेशन, यानी क्या हो गया, नलिकीय स्त्रवण। बातें समझ में आ जाती हैं। चलते हम आगे कि किस प्रकार होगा निस्यंदन, कैसे होगा हमारा फिल्ट्रेशन। तो चीज़ों को समझना और ध्यानपूर्वक इसको नोट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। तो यहां पर मैं बनाता हूं, ये वाली संरचना क्या होगी, सभी नाम बताएंगे। ये क्या कहलाएगा, पूरा मेरा कहलाएगा
हाँ वेरी गुड, क्या कहलाएगा ये? नेफ्रॉन। क्या कहलाएगा ये? नेफ्रॉन, या फिर इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलूं मैं इसको? वर्काणु। क्या बोलूंगा मैं इसको? वर्काणु। अब समझना, इसके अंदर यहां से हृदय से ब्लड लेके आई थी कौन? धमनी, जिसका नाम क्या था? महाधमनी। क्या नाम था उसका? महाधमनी, यानी क्या थी? मेरी एरोटा। उससे एक शाखा निकली जिसका नाम क्या था भाई? यहां पर इससे शाखा निकली जिसका नाम था वर्कीय धमनी। क्या नाम था उसका? वर्कीय धमनी था। अब ये वर्कीय धमनी आगे जाकर बहुत सारी छोटी छोटी धमनिकाओं के अंदर, ये डिवाइड हो जाती हैं। इसमें से मैं एक धमनी को यहां से, वो धमनी, और क्या होती है वो धमनी? सभी नेफ्रॉन को सप्लाई हो जाती हैं। धमनी आगे जाकर सप्लाई होगी छोटी छोटी धमनिकाओं के अंदर, तो वो धमनिका कहां पर आ गई? अपनी यहां पर आ गई, ये वाली। इसका नाम होता है कौन सा? सभी बताएंगे कौन सा हो गया भाई? अभिवाही धमनी। कौन सा हो गया भाई? अभिवाही धमनी। इतनी बात आपको पता थी पहले से। क्या नाम हो गया इसका? अभिवाही धमनी। बड़े आराम से समझना, नाम हो गया इसका अभिवाही धमनी हो गया। अब यहां पर क्या हुआ? उसने क्या बनाया? एक गुच्छा बनाया, और ये आगे चली गई किसके पास में? ये वाली जो धमनी होगी वो कौन सी होगी? अपनी अपवाही धमनी। कौन सी होगी? अपवाही धमनी। अब देखो क्या हुआ, जो पहला वाला जो प्रोसेस है वो कहलाएगा मेरा, क्या कहलाएगा भाई? हाँ, निस्यंदन। क्या कहलाएगा? निस्यंदन कहने का मतलब क्या हो गया? फिल्ट्रेशन। क्या कहलाएगा? फिल्ट्रेशन कहलाएगा, यानी निस्यंदन कहलाएगा। अब देखो निस्यंदन किस प्रकार होगा? तो सबसे पहले जो ब्लड लेके आई थी, जो ब्लड लेके आती हैं, वो कौन लेके आती हैं? अभिवाही धमनी। कौन लेके आती हैं? अभिवाही धमनी। तो यहां पर क्या होगा? सुनना, यहां पर क्या होगा? ये जो हमारा जो ग्लोमेरुलस है, सुनना बड़े ध्यान से सुनना, जो ग्लोमेरुलस है, तो यहां पर मैं बनाता हूं यहां पर एक ग्लोमेरुलस की एक दीवार। अरे ग्लोमेरुलस का मैंने एक टुकड़ा लिया, यानी ग्लोमेरुलस किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है ना। अरे ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है ऐसा, इस प्रकार। इस गुच्छे को मैं यहां पर बनाता हूं, थोड़ा सा समझना। ये इस प्रकार होगा, आगे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा और बहुत सारी ये ब्रांचें बना देगा। बात समझ में आई क्या? इसको मैंने सरल करके, सिंपल करके देखा। ये वाली कौन सी? मेरी अभिवाही। कौन सी होगी भाई? मेरी अभिवाही धमनी। ये वाली कौन सी होगी भाई? अपवाही धमनी। अपवाही धमनी। अब देखो क्या हुआ, सुनना, सभी चीजों को सुनना। यहां पर क्या हुआ? ब्लड आया। यहां पर क्या हुआ? ब्लड आया। जो ब्लड लेके आती है अभिवाही धमनी, उसकी चौड़ाई होगी ज्यादा, उसकी चौड़ाई होती है ज्यादा। सुनना, जो ब्लड लेके आई उसकी चौड़ाई होती है ज्यादा, और जो ब्लड लेके जाएगी उसकी चौड़ाई होगी कम। मतलब क्या हुआ? ब्लड आया ज्यादा लेकिन गया कम। यहां से ब्लड आ रहा है, सुनना, यहां से ब्लड आ रहा है, और यहां पर ये क्या बना दिया? उसने ग्लोमेरुलस बना दिया। जो ब्लड आया यहां पर, उसकी जो चौड़ाई है उस वाले अभिवाही धमनी की, वो चौड़ाई है ज्यादा, जाने वाले ब्लड की चौड़ाई कम। अरे सीधी सीधी बात होगी, यहां पर क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा, दबाव लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे पानी ज्यादा आ रहा है लेकिन आगे से क्या कर लिया हमने? इसको पैक कर लिया, यानी उसकी चौड़ाई को कम कर लिया। तो सीधी सी बात है, उनकी दीवारों के ऊपर क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। जैसे ही प्रेशर लगा तो उनकी ब्लड वेसल्स की दीवारों से क्या होगा? ब्लड टिप टिप करके यहां पर क्या आ गया? नीचे आ गया। ब्लड टिप टिप करके क्या आ गया? नीचे आ गया। ये नीचे, इसके नीचे कौन है? अपना ग्लोमेरुलस। समझना, बड़े ध्यान से समझना, इसके नीचे कौन है? ग्लोमेरुलस। ये तो मैंने बात की किसकी? ग्लोमेरुलस की बात की। उसके नीचे कौन है? मेरा बॉमन्स कैप्सूल। कौन है भाई यहां पर? बॉमन्स कैप्सूल। बात समझ में आई क्या आपको? सबसे पहले ब्लड छाना गया किसके द्वारा? ब्लड वेसल्स के द्वारा, रक्त वाहिनियों के द्वारा। रक्त वाहिनियां किसकी? अभिवाही धमनी, अपवाही धमनी। आने वाला जो ब्लड था
उसकी गुहा, उसकी चौड़ाई थी ज्यादा, जाने वाले ब्लड की चौड़ाई थी कम। उसके कारण क्या लगा, यहां पर प्रेशर लगा तो उनकी रक्त वाहिनियों की दीवारों के अंदर छोटी छोटी सेल्स पाई जाती हैं, जिसको बोलेंगे इसके अंदर सल्की उपकला पाई जाती हैं, सल्की उपकला पाई जाती हैं। उस सल्की उपकला से ब्लड छन के टिप टिप करके नीचे आ गया। ध्यान देना, ब्लड के अंदर कोशिकाएं नहीं छनती है ना, ब्लड के अंदर जो सेल होगी वो नहीं छनेगी, उसके अंदर तो क्या होगा, पानी पानी नीचे आ जाएगा। अरे जब चाय को छानते हैं तो पानी पानी उसका नीचे आता है, यानी चाय नीचे आती है, ऊपर जो कचरा होगा वो नीचे नहीं आता, यानी सेल्स कोशिकाएं अपनी नीचे नहीं आती। नीचे कौन है, यहां पर पानी। बड़े ध्यान से समझना, नीचे कौन आ गया, पानी। एक बार मेरा फिल्ट्रेशन हो गया, अरे छानना हो गया, कचरा ऊपर अंदर फंस गया, इसके अंदर फंस गया, ठीक है, और पानी पानी आ गया, इसके नीचे आ गया। और ध्यान देना, इनकी जो दीवारें होती हैं, किसकी, बॉमन संपुट की दीवारों के अंदर पाई जाती हैं वापिस कौन सी, सरल सल्की उपकला। कौन सी उपकला पाई जाती है यहां पर, सरल सल्की उपकला। ये सरल सल्की उपकला से वापिस ये ब्लड नीचे गया, तो अब इनसे एक बार और छन गया। सुनना, एक बार इनसे और छन गया। कहां से छना, तो यहां पर किस से ब्लड छना, जो जिसको बोलेंगे हम रक्त वाहिनी की सल्की उपकला, रक्त वाहिनी की सल्की उपकला। सेकंड क्या हो गया हमारा, एक तो ब्लड चना, किससे, क्यों चना, बात समझ में आ रही होगी आपको। अभिवाही धमनी अपवाही धमनी की यहां पर क्या थी, चौड़ाई, दोनों के अंदर चौड़ाई के फर्क के कारण क्या होगा, यहां पर प्रेशर लगा, ब्लड आ गया, नीचे आ गया। जब नीचे आया तो यहां पर क्या होगी, कोशिकाएं नहीं छनती, कोशिकाएं नहीं चनेगी, क्योंकि उसके जो पोर होंगे, जो छिद्र होंगे, वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे होंगे। पानी अंदर आ गया, जिसको बोलेंगे हम प्लाज्मा। ये प्लाज्मा अंदर आ गया, और नीचे कौन बच गया अपना, नीचे कौन बच गया, यहां पर प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा आगे जाकर खुल गया किसके अंदर, यहां पर बॉमन्स संपुट के अंदर, बॉमन्स कैप्सूल के अंदर। और हम जानते हैं कि सर बॉमन संपुट के अंदर, उसकी अंदर उपकला पाई जाती है, वापस कौन सी वाली, सल्की उपकला पाई जाती है। तो सल्की उपकला के कारण फिल्ट्रेशन एक बार और हो गया। बात में आ गई क्या, यानी बॉमन संपुट की सल्की उपकला, बॉमन संपुट की वही सल्की उपकला। बात में आ गई क्या, तो फिल्टर कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। एक तो कहां से हुआ, रक्त वाहिनी से अंदर टिप टिप करके नीचे आ गया, और उसके नीचे कौन था मेरा, बॉमन संपुट, बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल से भी छना, और छन के कहां पर चला गया मेरा, आगे पीसीटी में। किस में चला गया, पीसीटी में। लेकिन ध्यान देना, यहां पर एक लोचे वाली बात हो गई भाई, खून तो छन गया, जिसके अंदर यूरिया था वो तो पानी के साथ में घुला हुआ था, वो तो आ गया नीचे। एकदम माइंड को ध्यान से सुनना, जो मेरा ब्लड था उसमें से कोशिकाएं ऊपर रह गई, कोशिकाएं इसके अंदर ऊपर रह गई। लेकिन लोचा ये हो गया कि पानी के साथ में घुला हुआ था यूरिया, वो तो बाहर चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके साथ में इंपॉर्टेंट चीजें थी, कौन सी, अपनी ग्लूकोज। कौन सी थी भाई, यहां पर ग्लूकोज थी, अमीनो एसिड थे, अरे आयंस थे, सोडियम पोटेशियम, ये सारे आयन, अरे ये तो हमारे लिए काम के होते हैं। अरे इसको क्यों बाहर निकाल रहे हो, इसको वापिस ले लो। बात में आ गई क्या, उसको वापिस ले लो, और वापिस लेना कहलाता है पुनः अवशोषण। क्या कहलाता है भाई, यहां पर पुनः अवशोषण कहलाता है। तो शायद आपको जो भी निस्यंदन होगा वो आपको समझ में आ चुका होगा। कितने प्रोसेस के अंदर होगा, ये 3 प्रोसेस के अंदर। सभी को हम एक साथ लिखेंगे, बाद में एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो ये डायग्राम बना लो, इतना जो यहां पर लिखा हुआ है वो सब लिख लो, इसको मत लिखना। ये सभी डायग्राम बनाएंगे। पहली वाली स्टेप क्या हो गया भाई, यहां पर निस्यंदन। निस्यंदन कहने का मतलब क्या हो गया, फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन के बारे में जो जो हमने पढ़ा उसको लिखते हैं, देन स्टार्ट करते हैं हम पुनः अवशोषण। हृदय से प्रति मिनट रक्त 5000 ml पंप किया जाता है।
जिसमें से सर्वाधिक 25% किडनी को, किसको मिलेगा भाई? सर्वाधिक किसको मिलता है? किडनी को मिलता है। कितना होगा भाई? 1200 ml। बास में आगे क्या, किसको मिलेगा? किडनी को मिलेगा। वर्कीय धमनी की शाखाएं, वर्कीय धमनी की शाखाएं आगे जाकर किस में खुलेगी? चीजों को समझना, रटना नहीं बिल्कुल। वर्कीय धमनी की छोटी छोटी शाखाएं निकलेगी, जिसको क्या बोला हमने? अभिवाही धमनी। वर्कीय धमनी की शाखाएं अभिवाही धमनी द्वारा रक्त नेफ्रॉन में आता है। रक्त वाहिनियों तथा बॉमन संपुट की शल्की उपकला में रक्त का निस्यंदन होगा। निस्यंदन, यानी निस्यंदन कहने का मतलब क्या हो गया? फिल्ट्रेशन हो गया। किसके बीच में? रक्त वाहिनियों तथा बॉमन संपुट की क्या होगी? सल्की उपकला। बात में आ रही है क्या? बॉमन संपुट की सल्की उपकला, उसके कारण क्या हो गया? रक्त क्या हो गया? वहां पर निस्यंदित हो गया, यानी क्या हो गया? फिल्टर हो गया, निस्यंदन हो जाता है। बात में आगे क्या? यहां पर क्या हो गया? फिल्ट्रेशन हो गया, निस्यंदन हो गया। अब बात करेंगे आगे। अगली वाली जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी हमारी? पुनः अवशोषण। कौन सी होगी? पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन। तो सभी नोट करेंगे और चलते हैं हम आगे पुनः अवशोषण की ओर, रीएब्जॉर्प्शन की ओर। पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन। सेकेंड जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी हमारी? पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन यानी क्या हो गया अपना? पुनः अवशोषण। देखो पुनः अवशोषण कहां पर जरूरत पड़ी? हाँ बहुत बढ़िया, कि जो भी हमारी काम की चीजें थी ब्लड के अंदर वो आगे बह गई, वो आगे बह गई। यानी यहां पर लिखते हैं रक्त में से प्लाज्मा का निस्यंदन हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, प्लाज्मा छन गया, नीचे आ गया। प्लाज्मा में उपस्थित सोडियम, पोटेशियम, जल, ग्लूकोज और क्या क्या होता है भाई? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, जो कि उपयोगी होते हैं, उपयोगी होते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होते हैं भाई? उपयोगी होते हैं। इनको हम शरीर से बाहर नहीं भेज सकते। ठीक है, फिर क्या करेंगे अब इनका सक्रिय तथा निष्क्रिय, सक्रिय तथा निष्क्रिय परिवहन द्वारा पुनः अवशोषण करते हैं, पुनः अवशोषण करते हैं। सभी एक एक पॉइंट लिखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बिल्कुल आसान भाषा के अंदर। सक्रिय तथा निष्क्रिय परिवहन के द्वारा इसका क्या करेंगे? पुनः अवशोषण करेंगे।
अब बात आती है सर ये सक्रिय परिवहन तथा निष्क्रिय परिवहन का मतलब समझाइए मुझे। सक्रिय परिवहन के द्वारा क्या करेंगे, हम इसका पुनः अवशोषण करेंगे। तो सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन क्या होता है, इसका मतलब आगे समझेंगे, ठीक है। लगभग 99% भाग का पुनः अवशोषण हो जाता है। सुनना, 99% भाग का वापस क्या हो जाता है, पुनः अवशोषण हो जाता है। पीछे कितना रहा, 1%। वो 1% क्या होगा अपना यूरिया, और कुछ मात्रा के अंदर क्या होंगे, जल, जो बह के आगे चले गए अपने बॉडी से बाहर, शरीर से बाहर निकल गए। 99% वापस जल का क्या होगा, यहां पर पुनः अवशोषण हो जाएगा। बात में आगे क्या, अब पुनः अवशोषण के बारे में इतना लिख दिया। अब आगे की प्रोसेस क्या होगी समझते हैं इसको, किसमें किसका पुनः अवशोषण होगा और कैसे होगा। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि परिवहन साइड के अंदर परिवहन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन सा हो गया, एक हमने बात की सक्रिय तथा दूसरा कौन सा किया हमने, निष्क्रिय। यानी क्या हुआ, एक्टिव और कौन सा हो गया, इनएक्टिव, जिसको बोलेंगे हम एक्टिव और इनएक्टिव। अगर कोई भी पदार्थ, सुनना भाई सुनना, ये होगी सेल होगी, ये कोशिका होगी, ये सेल होगी, कोशिका होगी। यहां पर बाहर कोई मॉलिक्यूल्स पड़ा है, यहां भी कोई बाहर एक मॉलिक्यूल्स पड़ा है, कोई पदार्थ पड़ा है। सुनना, इसको इस सेल के अंदर, इस कोशिका के अंदर डालना है, इसको भी इस सेल के अंदर, कोशिका के अंदर डालना है। तो अगर ये अणु सीधे ही अपने आप अगर इस कोशिका के अंदर चला जाता है, बिना किसी ऊर्जा के अपव्यय के, बिना किसी ऊर्जा के वेस्ट के, अगर ये सीधा ही अंदर चला जाता है, तो क्या कहलाएगा, मेरा निष्क्रिय परिवहन। क्या कहलाएगा भाई, निष्क्रिय परिवहन। तो सुनना, जो जल होगा वो जल सीधा ही इसके अंदर चला जाएगा। उसको जल को अंदर खींचने के लिए हमें किसी भी टाइप की ऊर्जा वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। ऊर्जा यानी एटीपी, हमें एटीपी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा परिवहन क्या कहलाता है भाई, अपना बहुत बढ़िया निष्क्रिय परिवहन कहलाता है। लेकिन इस कोशिका में इस अणुओं को डालने के लिए, और ध्यान देना यहां पर इस प्रकार का परिवहन किसका होता है, तो मैं बता देता हूं, जल का। आगे काम आएगा अपना, ध्यान देना, जल का और किसका होता है भाई अपना, यहां पर जल का हो गया और किसका होगा, O2 का एंड CO2 का जो परिवहन होता है वो इस प्रकार होगा, ठीक है। अब सुनना, यहां पर ये कोई भी पदार्थ है, ये पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, तो सर ये आयंस हो सकते हैं, ये अपना ग्लूकोज हो सकता है, ये एमिनो एसिड हो सकते हैं। इनको जब इस सेल के अंदर डालना पड़ेगा, सुनना बड़े ध्यान से, इसको सेल के अंदर डालना पड़ेगा, तो ये आसानी से नहीं आएंगे, उसको खींच के लाना पड़ेगा भाई, उसको खींच के लाना पड़ेगा, जबरदस्ती लाना पड़ेगा। और ध्यान देना, अगर किसी को जबरदस्ती अंदर अगर डालोगे तो क्या उसके अंदर ऊर्जा वेस्ट नहीं होगी, क्या उसको खींचना नहीं पड़ेगा। तो जब खींचना पड़ेगा तो सीधी सी बात है, उसके अंदर क्या होगी, ऊर्जा वेस्ट होगी, यानी क्या खर्च होगी, इसके अंदर एटीपी लगेगी। तो सुनना, अगर किसी को परिवहन कराने के लिए अगर एटीपी खर्च करनी पड़ती है, तो हमारा परिवहन कौन सा, वेरी गुड, कौन सा हो गया भाई, सक्रिय। और जिसके अंदर ऊर्जा वेस्ट नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे हम, निष्क्रिय। अब समझना, हमने पुनः अवशोषण को पढ़ा, यानी क्या हो गया कि अपना सिक्रेशन वहां पर क्या हो गया, निस्यंदन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, पानी अपना नीचे तो आ गया। सुनना, पानी आ गया, यानी अपना पूरा ब्लड था। आराम से समझना, ब्लड के अंदर क्या होता है बाबू, यहां पर प्लाज्मा, क्या होगा भाई, यहां पर प्लाज्मा होगा, और क्या होगी, सेल। अब देखो, सेल का आकार होगा बड़ा, सेल का आकार होगा बड़ा, जिसके कारण वो यहां पर अटक गई, ऊपर ही अटक गई, नीचे इसका निस्यंदन नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ कि जो पानी था वो पानी टिप टिप करके कहां पर आ गया, एक तो यहां पर मेम्ब्रेन थी, कौन सी हमारी, इसकी मेम्ब्रेन, इसको मैं क्या बोलूंगा, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर उसका निस्यंदन हो गया। क्यों, क्योंकि उनके अंदर पाई जाती हैं सल की उपकला, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। याद रखना, कौन सी उपकला पाई जाती है, सरल सल की उपकला। ये सरल सल की उपकला क्या करती है, जानने का काम करेगी। अगर आपने 9th के अंदर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सरल सल की उपकला क्या होगी।
और यहां पर फिल्टर हो गया किससे, और फिल्टर हो गया नीचे कौन था मेरा, नीचे था कौन मेरा, बॉमन संपुट, यानी क्या हो गया, बॉमन्स कैप्सूल। इस बॉमन्स कैप्सूल के द्वारा क्या हो गया, फिल्टर हो गया। लोचा हो गया, यहां पर लोचा ये हुआ कि पानी था और पानी के अंदर सब मौजूद थे, कौन कौन से, प्लाज्मा के अंदर तो मौजूद होते हैं सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, एमिनो एसिड वगैरह। अरे ये होते हैं हमारे लिए काम के, ये काम के होते हैं, हम इसको बॉडी से ऐसे ही जाने नहीं देंगे। तो अब क्या करेंगे, इसका फिल्ट्रेशन करेंगे। ध्यान देना 99% भाग का क्या होगा, पुनः अवशोषण होगा वापिस। ठीक है, अब सुनना आगे की प्रोसेस को जब समझते हैं, समझना, ये आगे की प्रोसेस को जब समझते हैं तो बताओ जल्दी से इसका नाम क्या हो गया। सर ये तो हमें बचपन से ही पता है, पीसीटी, और इसका नाम क्या हो गया, हैनले का लूप, हैनले का लूप, और इसका नाम क्या हो गया, सीडी, यानी क्या हो गया, कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नलिका। क्या काम नाम हो गया इसका, संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग डक्ट हो गया। और ये वाला कौन सा हो गया, अभिवय धमनी, अवयव धमनी, और इसका नाम क्या हो गया, बॉमन संपुट, बॉमन संपुट। ठीक है सर, इतनी बातें तो हमें बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखो सुनना, अब चीजों को बिल्कुल समझना। अब जो हमारा ब्लड होगा वो लाल नहीं होगा, लाल नहीं होगा, क्योंकि उसमें से जो हीमोग्लोबिन के कारण इसकी लाल रंग आता है, अरे वो तो ऊपर छन गया। अब ब्लड हमारा लाल नहीं होगा, है ना, ब्लड कैसा होगा, पानी के जैसा होगा, बिल्कुल ही प्लाज्मा है उसके अंदर। अब उसके अंदर जो ग्लूकोज था, सुनना, अब इसके अंदर जो ग्लूकोज था, उस ग्लूकोज को यहां पर उसकी दीवारों के अंदर एक उपकला पाई जाती है, कौन सी, पीसीटी में उपकला पाई जाती है, सभी बताएंगे, आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर। इसमें पाई जाती है कौन सी, सरल घनाकार उपकला। कौन सी पाई जाती है, सरल घनाकार उपकला, सरल घनाकार उपकला। कहां पर पाई जाती है भाई, अपने पीसीटी में पाई जाती है। पीसीटी की दीवारों के अंदर बाबू यहां पर उपकला पाई जाती है, कौन सी वाली, सरल घनाकार उपकला। कौन सी पाई जाती है, सरल घनाकार उपकला। ये सरल घनाकार उपकला क्या करती है, अवशोषण करने का काम करेगी। क्या करेगी, ये अवशोषण करने का काम करेगी। तो जैसे ही यहां पर क्या हुआ, जो चना हुआ, जो भाग आया, जो प्लाज्मा आई, उसमें से ग्लूकोज, ग्लूकोज को, किसको भाई, ग्लूकोज, ग्लूकोज को, ग्लूकोज, ग्लूकोज को इनकी सेल ने क्या कर दिया, अवशोषित कर दिया। बात में आ रही क्या, इसकी सेल को क्या किया इसने, अवशोषित किया। किसको किसको यहां पर अवशोषित किया, तो ग्लूकोज को। किसको किया यहां पर, ग्लूकोज को, सुनना, ग्लूकोज को किया यहां पर। और किसको किया, कुछ मात्रा के अंदर जल को किया। ठीक है, ग्लूकोज को, जल को, एमिनो अम्लों को, फैटी एसिड को, फैटी अम्लों को, वसी अम्लों को, अमीनो अम्लों को, ग्लूकोज को, जल को, इन सभी का अवशोषण जो होगा, सुनना, इन सभी का जो अवशोषण होगा, वो अवशोषण सारा का सारा किसमें हो गया, पीसीटी में ही होगा। किसमें हो गया भाई, यहां पर पीसीटी में हो गया। हम छाती ठोके यहां पर कह सकते हैं सबसे ज्यादा, अरे सबसे ज्यादा अवशोषण कहां पर होगा, मेरी पीसीटी में होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, सर्वाधिक अवशोषण, सर्वाधिक अवशोषण कहां पर होगा भाई, यहां पर अवशोषण कहां पर होगा, पीसीटी में होगा। कोई पूछ ले सर्वाधिक अवशोषण किसमें होगा, पीसीटी में। तो किसका किसका हुआ यहां पर, फैटी एसिड का, अमीनो एसिड का, ग्लूकोज का, और किसका हो गया, जल का। इन सभी का अवशोषण किसमें हो गया, जल के अंदर हो गया। अब सुनना, अब पीछे तो कुछ रहा ही नहीं, अब थोड़े मात्रा के अंदर क्या था, जल था, और क्या था उसके अंदर, आयन बचे। अब जैसे ये चला जाता है आगे, देखो लाल कलर का नहीं होगा बिल्कुल, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे सर ये तो लाल कलर का बना है, खून लाल कलर का होगा। ये वाली भुजा कौन सी, हम जानते हैं अवरोही। कौन सी होगी मेरी, अवरोही। ये वाली कौन सी होगी, आरोही होगी। अवरोही, और कौन सी होगी, ये आरोही। अब सुनना, जैसे यहां पर ये आया और इसके अंदर थोड़ा बहुत बचा कुचा जो जल था, उसका भी यहां पर क्या हो गया, अवशोषण हो गया। तो ध्यान देना, ध्यान देना, उनके अंदर किसका अवशोषण हो गया, जल का। किसका अवशोषण हुआ, जल का। तो जल का, और हैंडले के लूप के अंदर क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। आगे सुनना, ये जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा तो आरोही भुजा के अंदर क्या होगा, आरोही भुजा के अंदर क्या होगा, अरे सुनना, यहां पर जो आयन थे, कौन से आयन, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे आयन, हाइड्रोक्लोराइड आयन। तो कहने का मतलब इनके अंदर क्या हो गया, इनका क्या हो गया, अवशोषण हो गया। किसके अंदर, मेरे आरोही भुजा के अंदर। किसमें हो गया, आरोही भुजा के अंदर।
बात समझ में आ गई क्या? यानी आयनों का अवशोषण कहां पर हो गया? वापिस इसके अंदर हो गया, यानी आरोही भुजा के अंदर हो गया। फिर भी कोई बात नहीं, चलो आगे। अरे अब क्या लोगे, अब तो कुछ रह ही नहीं अंदर, थोड़ा बहुत पानी है उसको तो रहने दो। नहीं भाई, आगे चला गया किसके पास में? डीसीटी के पास में। डीसीटी ने बोल दिया, अरे चिल्लाने लगे यहां पर कि अब मैं कुछ रह ही नहीं हूं अंदर, अरे थोड़ी मात्रा के अंदर जल है और यहां पर क्या है? यूरिया। और यूरिया ने बोल दिया, अरे जब मैं जाऊंगा बाहर तो कम से कम थोड़ा तो जल डाल दो यार अंदर, अरे थोड़ा सा तो जल डाल दो। बात में आई क्या? तो यहां पर क्या होगा? यूरिया जल के साथ में पास होगा, लेकिन डीसीटी के सामने जैसे यही आगे डीसीटी, सुनना ये सारे लोग बैठे अलग अलग, यहां पर नदी जा रही है, यहां पर नदी जा रही है, सब कुछ ना कुछ उसमें से निकाल रहे हैं। सुनना, पीसीटी ने सबसे ज्यादा निकाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। पीसीटी ने सबसे ज्यादा निकाला, ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह ये सारे किसने निकाल दिया? पीसीटी ने। हैले के लूप की इस भुजा ने क्या निकाल दिया? पानी पानी निकाल दिया, इसने आयंस को निकाल दिया। अब कौन बचा? डीसीटी। बारी आई डीसीटी की। जब डीसीटी आई तो यूरिया ने हाथ जोड़ दिए, अरे भाई रुक जाओ, अब तो मत निकालो। तो डीसीटी ने क्या कर दिया? उसको माफ कर दिया, चलो मैं नहीं निकालूंगा कुछ भी, जाने दो। लेकिन ध्यान देना, अगर शरीर के अंदर विशिष्ट परिस्थितियां होगी, शरीर के अंदर विशिष्ट परिस्थितियां हो गई, यानी बीपी अगर किसी की लो या ज्यादा होगी, शरीर का मैकेनिज्म अगर गड़बड़ हो गया, तब अगर जरूरत पड़ी पानी को लेने की तो मैं ले सकती हूं। ध्यान देना, यह बात किसने कही? डीसीटी ने कही। सुनना, तो यहां पर क्या होगा? जो पानी का अवशोषण होगा यहां पर किसका होगा? जल का अवशोषण होगा और कुछ मात्रा के अंदर आयन का होगा। लेकिन ध्यान देना, ऐसे ही नहीं होगा, ये कब होगा? विशिष्ट परिस्थिति में। कब होगा भाई? विशिष्ट परिस्थिति में क्या होगा? यहां पर क्या होगा? इसका अवशोषण होगा। शायद आपको बातें सारी समझ में आ चुकी होगी। इसमें जल का जो अवशोषण करती है विशिष्ट परिस्थिति के अंदर, एक हार्मोन होता है, कौन सा? एडीएच। कौन सा होगा भाई? एडीएच, जिसको बोलेंगे भाई एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको? एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। वो एडीएच जब विशिष्ट परिस्थितियां होती है हमारे शरीर के अंदर, तभी क्या होगा? डीसीटी क्या कर पाएगी? उसको पुनः अवशोषण कर पाएगी। शायद आपको बातें सारी समझ में आ गई होगी। आप डायग्राम बनाएंगे, पीसीटी के अंदर इनका एब्जॉर्प्शन हुआ, आरोही भुजा के अंदर जल का हुआ, इसके अंदर इनका हुआ, डीसीटी के अंदर विशिष्ट परिस्थिति में जल का और कुछ आयनों का यहां पर क्या होता है? अवशोषण होता है। और सुनना, जो बचा कुचा जो भाग था अब आगे वो किसमें चला गया? किसमें चला गया? अपने संग्राहक नलिका में। किसमें चला गया? संग्राहक नलिका में। और ध्यान देना, संग्राहक नलिका आगे जाकर किसमें खुलती है? अपने संग्राहक नलिका आगे जाके किसमें खुलती है भाई? अपने रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस से किसमें खुली? अपने किडनी के अंदर। और किडनी से वहां पर किसमें खुली? मूत्र नलिका में। और मूत्र नलिका से किसमें खुली? अपने मूत्राशय के अंदर खुली। बात समझ में आ गई क्या? चीजों को लिखते हैं, अभी आगे ही कंटिन्यू करना इस डायग्राम बना के। पीसीटी में पुनः अवशोषण, सब हेडिंग डालेंगे इसके अंदर। पीसीटी में पुनः अवशोषण, ठीक है। पुनः अवशोषण चल रहा है, इसमें से पीसीटी में सबसे पहले कौन सा होगा? पीसीटी की दीवार में जो कि अवशोषण में सहायक है। पीसीटी की दीवार के अंदर बाबू क्या पाई जाती है? यहां पर घनाकार उपकला जो अवशोषण में सहायक होती हैं। सर्वाधिक अवशोषण होता है पीसीटी में। क्या होगा? सर्वाधिक अवशोषण होगा पीसीटी में ग्लूकोज। और किसका होगा? अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल का, तथा आयनों का अवशोषण सक्रिय परिवहन द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा?
सक्रिय परिवहन द्वारा तथा जल का अवशोषण। अब सक्रिय परिवहन क्या होगा, निष्क्रिय परिवहन क्या होगा मैं नहीं बताऊंगा। जल का अवशोषण निष्क्रिय परिवहन द्वारा होता है। बात समझ में आगे क्या? आगे किस में चला जाएगा ये? डीसीटी में लिखना सभी, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। डीसीटी में नहीं, सॉरी, डीसीटी के बाद में पहले क्या आएगा? हैनले के लूप में अवशोषण। हैनले के लूप की बात करें कि हैनले के लूप में किस किस का अवशोषण होगा? हैनले के लूप की याद आ रहा होगा सबको, आपको अवरोही भुजा के अंदर किसका होगा? जल का। आरोही भुजा के अंदर किसका होगा? कुछ आयनों का होगा। ठीक है, हैनले के लूप की अवरोही भुजा में जल का अवशोषण होता है। तथा आरोही भुजा में आयनों का अवशोषण होता है। बात में आगे क्या? आगे चलते हैं। डीसीटी की जब बात करेंगे विशिष्ट परिस्थितियां होगी, कुछ ऐसी परिस्थितियां होगी, मजबूर करेगा शरीर कि अब क्या करना पड़ेगा, उसको अवशोषण करना पड़ेगा। तो विशिष्ट परिस्थितियों में आयनों का तथा जल का क्या होगा? अवशोषण होता है। जल का अवशोषण एक हार्मोन द्वारा होता है, जिसे एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, सभी नोट करेंगे, यानी इसको एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन कहते हैं। जो भी हमने समझा उसको हम लिख लेते हैं एक बार। डीसीटी में अवशोषण हो गया। अब देखो क्या होगा आगे। ठीक है, सभी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे क्या होगा सुनना। अब डीसीटी में अवशोषण हो गया। डीसीटी में अवशोषण होने के बाद अब क्या बचा? केवल यूरिया, और क्या बच गया वहां पर? पानी, कुछ मात्रा के अंदर पानी। अब इसको मैं अपशिष्ट पदार्थ बोलूंगा। बचा हुआ, अब इसको क्या बोलेंगे? मूत्र बोलेंगे। आगे संग्राहक नलिका में चला जाता है। संग्राहक नलिका में चला जाता है। अब देखो सुनना, यहां पर क्या हुआ? जो हमारी पीसीटी थी, हैनले का लूप, और क्या होगा यहां पर? डीसीटी, और ये क्या होगी? हमारी संग्राहक नलिका। ठीक है, ये क्या हो गया यहां पर हमारा? अब देखो सुनना, इनकी जो नलिकाएं थी, हमने देखा कि इनकी जो उपकला कोशिका होती है, यानी उसकी मतलब घनाकार उपकला कोशिका होती हैं, उन घनाकार कोशिका उपकलाओं से
क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा, जो ब्लड का इनका जो चना हुआ पदार्थ था वो भी यहां से क्या होगा, इसमें गिरेगा। सुनना, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ था, अपशिष्ट पदार्थ किसका, पीसीटी का, हेनले के लूप का और डीसीटी का, जो अपशिष्ट पदार्थ था वो भी वापस किसमें आएगा, ब्लड के अंदर आएगा। किसमें आएगा, ब्लड के अंदर आएगा। मतलब ब्लड नहीं बोलेंगे, सॉरी, इसमें किसमें आएगा, इस पीसीटी के अंदर आएगा, इनके अंदर आएगा अपशिष्ट पदार्थ यूरिया, उसको हम क्या बोलेंगे, नलिकीय स्त्रवण बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको, नलिकीय स्त्रवण बोलेंगे। ठीक है, अब अगली वाली प्रोसेस आती है, थर्ड वाली, कौन सी अपनी, नलिकीय स्त्रवण। नलिकीय स्त्रवण, नेफ्रॉन की नलिकाओं के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का स्त्रवण होता है। बात में आगे क्या, जो नेफ्रॉन की जो नलिका होती है वो भी क्या करेगी, अपना अपशिष्ट डालेगी, शेष रक्त। अब क्या होगा, जो बचा कुचा जो हमारा ब्लड था वो अपव्यय धमनी के द्वारा वापस भेज दिया जाएगा, शरीर से हृदय के पास में भेज दिया जाएगा। जो रक्त को लेने के लिए आएगी वापस, वो कौन आती है, हमारी शिरा, ये हमें याद है। ठीक है, शेष रक्त अपवाही धमनी द्वारा वापस भेज दिया जाता है। बात में आगे क्या, अभी तक क्या हुआ, देखो पूरा ब्लड छन के आ गया अपना कहां पर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, यानी कहां पर आ गया, अपना संग्राहक नलिका के अंदर आ गया। अब सुनना, संग्राहक नलिका ये होगी अपनी संग्राहक नलिका। ठीक है, संग्राहक नलिका के अंदर आ गया, रक्त आ गया। अब देखो सुनो, संग्राहक नलिका आगे जाकर खुलेगी किसके अंदर खुलेगी भाई, यहां पर जो कीप के आकार की जो संरचना होगी, जिसको क्या बोलेंगे, रीनल पेल्विस बोलेंगे। यहां पर बनाता हूं मैं किडनी को, क्या बोलेंगे अपन इसको, रीनल कैल्विस बोलेंगे। ये रीनल पेल्विस के अंदर आ गया यहां पर यूरिन। अब यहां पर क्या होगा, ये टिप टिप करके डाला जाएगा किसके अंदर, ब्लेडर में। किस में डालेगा, ब्लेडर में डाला जाएगा, यानी मूत्राशय के अंदर डाला जाएगा। जैसे ही मूत्राशय के अंदर डाला गया और मूत्राशय की दीवारों के अंदर प्रेशर लगा, जब ये पूरी तरीके से भरने लगा तो मूत्राशय की दीवारों के अंदर क्या लगा, प्रेशर लगा। मूत्र नलिका कितनी होती हैं, 2 होती हैं। मूत्र नलिका कितनी होगी, 2, एक ये वाली राइट वाली, दूसरी लेफ्ट वाली। अब मूत्राशय की दीवारों के अंदर जैसे ही प्रेशर लगा तो ब्रेन को क्या मिलेगा, एक सिग्नल मिलेगा, ब्रेन को संदेश मिलेगा कि हाँ इसकी दीवारें अब भरने लग गई हैं, यानी मूत्राशय अब भर गया है। फिर क्या करेगा, ब्रेन वापस सिग्नल भेजेगा कि उनके अंदर क्या कर दो, संकुचन कर दो, उनके अंदर क्या कर दो, संकुचन कर दो, और जो मूत्राशय की जो मूत्राशय में क्या कर दो, यहाँ पर शीतलन कर दो। मूत्र नलिकाओं में तो क्या कर दो, शीतलन कर दो, और मूत्राशय में क्या कर दो, संकुचन कर दो। अरे भाई ये गुब्बारा जब पिचकेगा तभी तो ना ये जो मूत्र है वो यूरिन नीचे जाएगा। बात में आ रही क्या, तो यहां पर क्या होगा, जैसे इनके अंदर संकुचन होगा मूत्र चला जाएगा नीचे और हम बॉडी से बाहर इसको त्याग देंगे। तो क्या होगा, मूत्राशय में संग्रहित हो जाता है। जब यह 220 ml, ऐसा माना जाता है कि 220 ml जब इसकी मात्रा भर जाती है तब ब्रेन को संदेश मिलता है, सिग्नल मिलता है। जब यह 220 ml भरा जाता है तब CNS मतलब क्या होगा, हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आगे समझेंगे क्या होगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारा ब्रेन, बस ऐसे ही समझो, यानी ब्रेन यानी मस्तिष्क। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रतिवर्ती मूत्रण
क्रिया द्वारा। प्रतिवर्ती मूत्रण क्रिया कहने का मतलब क्या होगा? एक्शन रिफ्लेक्शन, वहां से सिग्नल आया और क्या कर दिया? मूत्र पास कर दिया, जिसको क्या बोलेंगे हम? प्रतिवर्ती मूत्रण क्रिया द्वारा मूत्र शरीर से त्यागा जाता है। अब सुनना, अब देखो मजेदार बात सुनना। मूत्र उत्सर्जन के दौरान क्या होगा? मूत्राशय में क्या होगा? देखो संकुचन, मूत्राशय में क्या होगा? संकुचन होगा। तथा मूत्र वाहिनियों में क्या होगा? मूत्र नलिकाओं में क्या होगा? शीतलन होगा। सीधी सी बात है। मूत्राशय में संकुचन तथा मूत्र नलिकाओं में शीतलन होता है। बात समझ में आ गई क्या? तो मूत्र निर्माण के दौरान क्या होगा? मूत्राशय की दीवारों के अंदर क्या होगा? मूत्राशय की दीवारों के अंदर क्या होगा? संकुचन। मूत्राशय की दीवार के अंदर संकुचन और मूत्र नलिकाओं के अंदर क्या होता है? शीतलन। और इस प्रकार बधाई हो, मूत्र क्या हो गया? बॉडी से बाहर निकल चला गया। बात समझ में आ गई क्या? अब एक बात करेंगे, एक नया टॉपिक इसी के अंदर, छोटा सा टॉपिक है कि उत्सर्जन में और कौन कौन से अंग होते हैं जो उत्सर्जन में हेल्प करते हैं। किडनी तो हमने पढ़ ली, किडनी के अलावा ऐसे कौन कौन से अंग होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज है, टॉपिक है अपना। उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका है। किडनी तो हमने पढ़ ली कि किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। आगे देखेंगे उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिकाएं। उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका, अन्य अंगों की भूमिका। अन्य अंगों की भूमिका यानी कौन कौन से ऐसे ऑर्गन होते हैं जो उत्सर्जन में हेल्प करते हैं। तो कौन से हो गए? सबसे पहला तो कौन सा हो गया? फेफड़े, जो किसका उत्सर्जन करते हैं? CO2 का, सबको पता होगा। और कौन होता है भाई? किडनी तो होती है हमारी, जो किसको करती हैं? यूरिया का उत्सर्जन करती हैं। और कौन होता है? यकृत। यकृत भी होता है, जो ये यकृत क्या करेगा? बिलिरुबिन तथा बिलीवर्डिन इसका उत्सर्जन करेगा। बिलिरुबिन तथा बिलीवर्डिन का उत्सर्जन करेगा। और वो किसके द्वारा होगा? मल द्वारा। किसके द्वारा होगा? मल द्वारा होगा। अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, फिशेस के द्वारा होगा। मल के द्वारा क्या होगा? यहाँ पर बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन का क्या होगा? यहाँ पर उत्सर्जन होगा। सर एक दिमाग में क्वेश्चन आता है अभी कि सर ये बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन क्या होगा? तो जब हमारी आरबीसी टूटती है, आरबीसी कहने का मतलब क्या हो गया? लाल रक्त कणिकाएं। जब ये टूटती हैं तो क्या बनेगा? हमारा बिलिरुबिन बनता है। क्या बनेगा? बिलिरुबिन बनेगा, जो हमारे बॉडी के लिए क्या होता है? अपशिष्ट होता है, हानिकारक होता है। उसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, जो मल के द्वारा बाहर निकलेगा। और ये काम कौन करेगा? अपना कौन करेगा? यकृत। बहुत बढ़िया। और सर हेल्प करती है हमारी त्वचा। कौन हेल्प करेगी? त्वचा। सर त्वचा के अंदर दो खेल होता है। एक तो क्या होगा? ये त्वचा के अंदर यूरिया का और कुछ एंजाइम, तेल और इसके अंदर लैक्टिक अम्ल, इनका क्या होता है? बॉडी से बाहर उत्सर्जन होता है। त्वचा भी हमारी हेल्प करेगी। यूरिया हो गए, कुछ एंजाइम, तेल, लैक्टिक अम्ल, इन सभी का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा। और जो हमारी, और ये किसके फॉर्म में होगा? पसीने के रूप में। किसके फॉर्म में होगा? ये पसीने के रूप में। बात समझ में आ रही है क्या? ये पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाएगा। पसीना जब आएगा तो उसके अंदर क्या होगा? कुछ मात्रा के अंदर यूरिया होगा, तेल, लैक्टिक अम्ल ये होगा, ठीक है। और होती है हमारे अंदर सीबेसियस ग्रंथियां। सीबेसियस ग्रंथि, वो सीबेसियस ग्रंथि क्या करेगी? आपने देखा होगा कभी कभी हमारे मुंह के ऊपर वगैरह जैसे हम दबाते हैं तो एक पीला सा मवाद टाइप का पदार्थ निकलता है, ठीक है। तो वो सीबेसियस ग्रंथियों के कारण निकलता है। उसमें क्या हो गया? मोम होगी, मोम, तेल, इन सभी का जो पदार्थ का जो उत्सर्जन होगा। और जो पुरानी मर्त कोशिकाएं
ठीक है, इन सब का उत्सर्जन होगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट कहने का मतलब क्या हो गया, जो हमारे शरीर के लिए कोई भी काम का नहीं है, जो हमारे कोई भी काम का नहीं, उसको क्या कर दो भैया, बाहर निकाल दो। तो ऐसे कौन कौन से चीजें और भी हैं किडनी के अलावा, तो हमारे कौन कौन से हैं, फेफड़े, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कौन से हो गए, फेफड़े हो गए, किडनियां हो गई, यकृत हो गया, और कौन सी होगी, त्वचा होगी। त्वचा के द्वारा भी पसीने के रूप में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पूरा कंप्लीट समझ में आ चुका होगा। आप इसको नोट करेंगे अच्छे से, और नोट करने के बाद में इसको बार बार मेमोराइज करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और पूरा कंप्लीट देखना है, ठीक है। अधूरा पति और अधूरा प्रेमी कोई भी काम का नहीं होता। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।